आज जो शेयर करो एक बार फिर से, आ जाओ एक बार फिर से शेयर कर लो, फिर से शेयर की शुरुआत कर लो। बस ठीक है। चलो देखो बच्चा लोग, बातें लिख रहा, ठीक ठाक दिख रहा कि नहीं आपको? सत्यपाल सिंह नमस्कार। सत्यपाल सिंह नमस्कार। और जुड़ने वालों में सोनी, उज्जवल और राज मौर्य, कोमल सोनी, उज्जवल सिंह और कुमार कौशल क्लासेस भी जुड़ करके चले गए हैं। उज्जवल सिंह, हाँ ठीक है। देखो एक बार बता दो बच्चों कि क्या पीछे का क्वेश्चंस आपको दिख रहा है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि क्या जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो बातें आपको डिजिटल बोर्ड पर दिख रही हैं, बताने का कष्ट करेंगे भैया। पुष्पेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र, आतिश हेलो। वंदना मौर्य, हाँ ठीक है। वंदना मौर्य, यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आतिश को गुड मॉर्निंग भाई। उज्जवल सिंह, यस सर। चलो ठीक है, तो शुरुआत कर ले क्या हम लोग? शुरुआत कर ले क्या? थोड़ा सा देरी से आया हूं मैं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं बालक। थोड़ी सी देरी से आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। चलो बच्चा, हाँ। आतिश मऊ से, अच्छा बाबू आप मऊ से हैं, अच्छा हमसे आप बहुत पहले हिस्ट्री पढ़े थे। ठीक बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मऊ से आप जुड़े हैं। चलो बच्चा, एक बार सारे बच्चे एक बार फिर से शेयर कर लो। संख्या आज मुझे कम से कम, देखो डेली मेरे पास लगभग 25-30 के आसपास या 15 प्लस 20 ऐसे ऐसे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी सी मतलब संख्या बढ़ जाए। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता संख्या बढ़ जाए। कोई व्यक्ति देखने के नजरिए से ही हो सकता पहली बार आ जाए, देखे क्या ये आदमी बातचीत कर रहा है ना? अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अब मतलब हम ही को शेयर मत कर देना। चलो ठीक है, देखो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है और इस प्रश्न का आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको टाइमर भी लगा दूंगा। आपको मैं टाइमर भी दे दे रहा हूं, यहाँ पे ये रहा आपका टाइमर। आप जितना समय कहेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना सेकंड दे दूं आपको? 20 सेकंड। जीएस का एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए कितना सेकंड आप? 20 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 20 सेकंड आपको मिलेंगे, 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड आपको मिलेंगे कि आप 20 सेकंड में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। ठीक है, 20 सेकंड में। चलो अब आपकी टाइमिंग शुरुआत हो जा रही है 20 सेकंड के लिए। शुरुआत हो गया, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसको आपसे पूछा गया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान देना कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। कैसे प्रदेश की बात कर रहा है बच्चा? ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। कैसे प्रदेश की? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। अब पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन आपके पास है पुदुचेरी, क्या सही है? अंडमान निकोबार क्या सही है? लक्षद्वीप सही है या फिर दादर एवं नगर हवेली सही है? फिर दादर नगर हवेली सही है। आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। लगभग उत्तर आप सभी का आना शुरू हो गया है।
उत्तर आप सभी का लगभग आना शुरू हो गया। धीरज कुमार, राज मौर्य, सत्यपाल और उज्जवल सिंह, सबका उत्तर लगभग आना शुरू हो गया बच्चों। आप सभी का उत्तर लगभग आना शुरू हो गया है। आप सभी का उत्तर लगभग आना शुरू हो गया है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला आंसर होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो पहला आंसर है हमारा, जो पहला आंसर है पुदुचेरी, ये सही है। पहला ऑप्शन ही सही है, इसमें सही उत्तर होगा क्या? पहला ऑप्शन सही होगा पुदुचेरी, ठीक ना। इसी को पांडिचेरी भी कहते, ठीक ना, इसी को पांडिचेरी भी कहते, तो ध्यान रखना इसी को पांडिचेरी भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ख्याल रखना। पुदुचेरी कहे चाहे पांडिचेरी कहे, दोनों बात सेम है। पुदुचेरी कहे चाहे पांडिचेरी कहे, सबसे ज्यादा ये सटीक बात है। अच्छा एक बात बताना, अंडमान निकोबार के बारे में क्या जानते हैं? अमरजीत प्रजापति, दीप प्रजापति, हाँ ठीक है। राज मौर्य ने कहा कि 1037 से 1000 पर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा है, बहुत बेहतर आपने कहा है, बहुत ही बेहतर कहा है। अच्छा एक बात देखना, अंडमान निकोबार की आबादी जो है, अंडमान निकोबार की आबादी जो है, आबादी यहाँ की मतलब घनत्व में सबसे कम है, ठीक ना। जनघनत्व के रूप में ऐसा ये सेंटर है, माने केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की आबादी कम बताई गई है, ठीक है। जन घनत्व के रूप में आबादी सबसे कम यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक ना। जन घनत्व के रूप में सबसे कम आबादी, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है, ठीक है। केंद्र शासित में अंडमान निकोबार है। अब अगर आपसे पूछ ले कि राज्यों में सबसे घनी आबादी किसकी है, तो राज्यों में सबसे घनी आबादी अगर आपसे पूछेगा, राज्यों में सबसे घनी आबादी अगर आपसे पूछी जाए, तो आप बता देना भैया झारखंड है। क्या है? झारखंड। क्या बताएंगे? क्या है? झारखंड है। क्या है? झारखंड है। राज्यों में सबसे घनी आबादी क्या है? तो झारखंड है, ठीक है। क्या है? झारखंड। राज्यों में सबसे घनी आबादी, उस समय झारखंड बिहार में आता था, इस बात को भी याद रखना। और ये हम लोग सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं, जनगणना 2011 के अंतर्गत ये बातें आती थी। जनगणना 2011 के बाद आती थी, ये बात भी ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। लक्षद्वीप के बारे में 2011 के अनुसार यहाँ पर स्त्रियों की साक्षरता सबसे ज्यादा है, ठीक ना। अगर दो बात आपसे पूछे कि किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो आप क्या बताएंगे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा प्रांत है या ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहां की जनसंख्या सर्वाधिक है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्त्रियों की भी स्त्रियों की साक्षरता, स्त्री साक्षरता भी अधिक है। स्त्री साक्षरता भी अधिक है, इस बात को भी आप ध्यान देना है। स्त्री साक्षरता अधिक, इस बात को भी ध्यान देना है। दादर और नगर हवेली के बारे में छोड़ दीजिए, इसके बारे में कुछ मत करिए। सेलुलर जेल, हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं भाई धीरज कुमार। चलो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानस पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको कि मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर आपको करना है। मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर? मेघालय में है, या फिर असम में है, या उड़ीसा में है, या फिर केरल में है? कहाँ पे है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे। कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे। कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे भाई। कहाँ पे? आप देखें, केरल में है, उड़ीसा में है, असम या मेघालय में? उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सभी बच्चा, उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग।
उत्तर आपका आना शुरू हो चुका है? उत्तर आप सभी बच्चों का आना शुरू हो गया है? उत्तर आप सभी बच्चों का आना शुरू हो गया है? एक बात देख लेना, थोड़ी सी है सूचना, इस बात को सुन लो सारे के सारे बच्चे। सूचना है। सूचना क्या है? सूचना आपके पास ये है कि जैसा मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि इंडिविजुअल जीएस या सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू होगी। इंडिविजुअल सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू होगी। इंडिविजुअल सामान्य अध्ययन, इंडिविजुअल सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू की जा रही है और आपको इसका कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं देना है। हाँ, लेकिन कुछ एक चार्ज आपको इसलिए देना है ताकि आपको कल को ये ना लगे कि आप ही इस घर के मालिक हैं, ठीक ना। वैसे तो हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन को ये ना लगे कि आदमी पढ़ा रहा है। जैसे देखो एक मूवी थी, उसमें कहता है परेश रावल सुनील शेट्टी से कि देख बाबा मेरे को भाड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन कल को तो उठ के ये बोले कि ये घर तेरा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना रे, इसलिए, ठीक ना। तो इसलिए डेमो आपको मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का आपको डेमो मिलेगा। हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आप हैं उतने बच्चे आकर के इसका डेमो जरूर लेंगे और इसकी शुरुआत हो जाएगी 1 मई से। 1 मई में दोपहर 12:30 बजे से, ठीक है, दोपहर 12:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जहां पे मैं शुरू करूंगा आपको क्या, सामान्य विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की क्लासेस शुरू होंगी और विज्ञान के साथ साथ ही एक क्लास शुरू हो जाएगी आपकी अर्थव्यवस्था की। एक क्लास शुरू होगी जिसे आप कहेंगे अर्थव्यवस्था। और इसके फीस के नाम पर डेमो तो आप ले ही लेंगे। हमने जैसा कहा कि ये फ्री है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन के चार्ज आपको देने पड़ेंगे। केवल और केवल ऐप में जो आपका सब्सक्रिप्शन, ऐप सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा, या उसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज कह लीजिए या उसी को सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिए। ये 99 रुपया वनली है, ठीक है। 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन करके आप जीएस का मजा ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जीएस को लेकर के एक बार जरूर से मूड बनाएंगे और क्लास करने जरूर आएंगे, ठीक ना। आप लोग क्लास जरूर करेंगे। एक एक क्लास का, पहले देखो एक सब्जेक्ट का डेमो मिलेगा, एक एक सब्जेक्ट का डेमो दिया जाएगा, ठीक ना। एक एक सब्जेक्ट का डेमो दिया जाएगा आपको, उसके लिए आप परेशान ना होंगे। और मेरा पूरा का पूरा वादा है आपसे बच्चा कि जीएस एक बार अगर आपने ये वाली क्लास कर ली ना जो शुरू की जा रही है, ये साइक्लिक बैच हो गई है, साइक्लिक बैच रहेगी। आप अगर एक बार कर लेते हैं तो आप में सुधार जरूर दिखेगा, आप में सुधार जरूर दिखेगा। चलो आ जाओ, फिर से शुरुआत करते हैं अपने उसी पुराने वाले टॉपिक के जो पढ़ रहे थे। मानस राष्ट्रीय उद्यान, कुछ बच्चा लोग बताए हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो किसी ने कहा कि हेरा फेरी, हाँ ठीक है, हेरा फेरी का पुष्पेंद्र कह रहे हैं। काजीरंगा आसाम फेमस फॉर एक सिंग वाले गैड़ा, हाँ बहुत सही। वरुण ने कहा, वरुण का आंसर आ रहा है। आंसर करने वाले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों में वंदना मौर्य, धीरज और वरुण, पुष्पेंद्र, अमरदीप, वंदना, सत्यपाल। लगभग सत्यपाल का डी कहां से आ गया भैया? सत्यपाल का डी कहां से आ गया है? डी नहीं है, डी नहीं है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है 1990 में इसका असम में है ये, ठीक ना। तो 1990 में इसका स्थापना किया गया था, या राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था, असम में है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या होगा? असम होगा, ठीक है। अर्थात बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में असम में स्थापित किया गया था, ठीक है। और एक असम में 1994 किया गया था, काजीरंगा। असम में ही एक है राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप कहते हैं काजीरंगा, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में, ठीक ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो 1994 में आया था। सॉरी, क्षमा चाहते हैं यार, 74 है, क्षमा करेंगे बच्चों, ये 74 है, 1974 में आया था। 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है।
काजीरंगा। इसके अलावा असम में जैसे नामेरी है, डिब्रू बैखोवा सैखोवा है, ठीक ना, नामेरी लिख सकते हैं आप लोग, नामेरी और डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में पाए जा रहे हैं। तो 4-5 नाम याद रख लो, एक तो मानस याद रख लो, दूसरा काजीरंगा याद रख लो, और तीसरा नामेरी याद रख लो, और डिब्रूगढ़ असम में है ही, इतना आप जान रहे हैं। अगर आप ये कहें, अगर आप इसके बारे में ये कहेंगे कि कब कब, तो काजीरंगा का 1974 है, असम में जो मानस है ये 90 में है, यहाँ पे मानस देखो 90 में है, 1990 में मानस है, लेकिन डेट नहीं, आप बस इतना जान लो कि मानस कहाँ पे है, असम में है, काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है, नामेरी कहाँ पे है, असम में है, नामेरी कहाँ पे है, असम में है। ठीक हो गई बात। अब जरा सा उड़ीसा के कुछ एक को देख लेते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में कौन कौन से हैं। उड़ीसा दिख तो रहा है, पेन की कलर बच्चों बता दो, चेंज कर दूं क्या, पेन की कलर चेंज कर दूं क्या, जरा सा इससे देखो। उड़ीसा में कौन कौन सा है, उड़ीसा में बताएंगे भैया, सिमलीपाल का नाम सुने, सिमलीपाल और भितरकनिका, उड़ीसा में कौन कौन सा है। उड़ीसा में एक तो है सिमलीपाल, एक क्या है सिमलीपाल, और दूसरा क्या है, कौन सी कनिका है, कनिका कपूर है क्या भितरकनिका है, क्या है, भितरकनिका, भितरकनिका। ये दो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, ये दो नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चा, वो उड़ीसा में है, कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक ना। उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल है और भितरकनिका है। जरा सा केरल के बारे में बताना चाहोगे, केरल के बारे में बताना चाहोगे क्या। अनाईमुड़ी का नाम सुना है, अनाईमुड़ी पहाड़ी, अनाईमुड़ी का नाम सुना है, देखेंगे अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी 16। अच्छा एक ट्रिक मैं तुमको बता दूं कि अगर केरल के उद्यानों को पूछा जाए, अगर केरल के उद्यानों को पूछा जाए तो आप बस इतना ध्यान रख लेना कि केरल के उद्यान जितने भी हैं लगभग सब में 16 शब्द लगा है, ठीक है, लगभग सब में क्या लगा है, 16 शब्द लिखा है, ठीक है, लगभग सब में 16 शब्द लिखा है। वरुण यादव कह रहे हैं कि ओलिव रेडली प्रजाति का कछुआ, हाँ ठीक है, भितरकनिका। केरल में क्या है, अनाईमुड़ी 16 है, पादमदुम 16 है, पेरियार 16 है, ऐसे करके कई सारे 16 हैं जो यहाँ पे केरल में होता है, लेकिन अनाईमुड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, अनाईमुड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ सबसे बड़ी चोटी भी आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत की, अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी चोटी भी है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। बच्चों बताओ हम कैसे दिख रहे हैं, एक बार बताओ आप सब लोग हम कैसे दिख रहे हैं। और इसलिए नहीं पूछ रहे, बस इसलिए पूछ रहे हैं कि लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट, मतलब चेहरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्मूथनेस है कि नहीं ये 360 पे। चलो इसका उत्तर हो गया, चलो अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो अगला प्रश्न रहा, अगला प्रश्न है ये, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है सनशाइन विटामिन, अगला प्रश्न क्या है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, कोमल सोनी, अच्छा जबरदस्त। धीरज कुमार के हैं सुंदर दिख रहे हैं, पुष्पेंद्र, आकांक्षा, रीना मौर्य, वंदना, सत्यपाल, वरुण, रीना, सभी का उत्तर लगभग डी आया है बच्चा लोग, सभी का उत्तर क्या आया है, सभी का उत्तर आया है डी। क्या बोले, डी उत्तर आया, माने विटामिन डी की बात आप लोग कर रहे हैं, विटामिन डी की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है,
विटामिन डी का रासायनिक नाम, अच्छा एक बार बताओ जरा तो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती बच्चा? रतौंधी हो जाती भैया। इससे क्या हो जाएगी? इससे हो जाएगी रतौंधी। क्या लिख रहा हूं मैं? इससे क्या हो जाएगी? रतौंधी हो जाएगी। इससे हो जाएगी क्या? रतौंधी। इससे क्या हो जाएगी? रतौंधी। रतौंधी नाम का रोग हो जाएगा। और विटामिन बी का आप जानते हैं कि विटामिन बी पूरे 12, विटामिन बी क्या है? B12 बोलते हैं ना, साइनोकोबालामिन इसका पूरा नाम है। इसको बोलेंगे साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन कहते हैं विटामिन बी को। ये पूरे के पूरे 12 विटामिनों का समूह है, ठीक है? 12 विटामिनों का समूह है, B12 कहते हैं इसी को, ठीक ना? विटामिन B12 कहते हैं, इस बात को याद रखना। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। और इसकी कमी से आपको पता है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त अल्पता हो जाती है, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। खून की कमी कहते हैं, खून की कमी हो जाती है। और विटामिन सी का क्या नाम बताया गया? विटामिन सी आप लोग क्या लिख रहे हैं? कोई विटामिन बी थायमिन लिख रहा है? हाँ, तो थायमिन तो है। विटामिन B12 को लेकर के आप यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। विटामिन B12 था, यहाँ पे विटामिन B12 था, इसलिए साइनोकोबालामिन आपको बताया जा रहा है। विटामिन सी का बताएंगे भाई। विटामिन सी, विटामिन सी आपको बताया गया है स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड आपको बताया गया है। स्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना? स्कॉर्बिक एसिड आपको बताया गया है। कई बार इस प्रश्न से, यहां से प्रश्न बना है। और इससे मसूड़ों का रोग होता है, मसूड़े का रोग हो जाएगा, ठीक है? इससे मसूड़े का रोग हो जाएगा। मसूड़े का रोग होता है इससे, मसूड़े का रोग होता है इससे। और विटामिन डी के बारे में भैया क्या बताए हैं? विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेराल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैल्सीफेराल। क्या बोलेंगे? कैल्सीफेराल। और विटामिन डी की कमी से स्कॉर्बिक एसिड, प्रतिभा वेरी गुड। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? सूखा रोग होता है बच्चों में, सुना कभी? 2 रोग इसमें आपको बताया हूं। जैसे देखो, एक रोग होता है बच्चों में, तो बच्चों में कौन सा रोग होगा? और वयस्कों में कौन सा रोग होगा? वयस्कों में कौन सा रोग होगा? बच्चों में कौन सा रोग होगा और वयस्कों में कौन सा रोग होगा? बच्चे और वयस्कों में कौन सा रोग होगा? देखिए, बच्चों में होगा सूखा रोग, या इसी को रिकेट्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं, या इसी को क्या कह देंगे? सूखा कहेंगे। और बड़ों में एक रोग होता है जिसे क्या कहेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। जिसे क्या बोलेंगे? ऑस्टियो मलेशिया। अब ध्यान से बात को समझ लेना बच्चा पार्टी, ध्यान से बात को समझ लेना कि विटामिन डी, एक तो पहली बात तो चौथा हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है? अगर सही उत्तर की बात करें इस प्रश्न का, तो विटामिन डी इसका सही उत्तर है। और ये कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है। बच्चों में कौन सा रोग होता है? बड़ों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में होता है रिकेट्स, या इसी को सूखा रोग कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया का रोग होता है बड़ों में। अगर किसी बड़े व्यक्ति में, वयस्क में, जैसे अगर हमारे आपके बीच हमको आपको विटामिन की कमी हो जाए, हमें आपको विटामिन की कमी हो जाए, तो हमें ऑस्टियोमलेशिया होगा, ठीक ना? में दर्द हो जाता, घुटने या जोड़ों में दर्द हो जाता, ऑस्टियोमलेशिया प्रतिभा, ठीक है? चलो भाई, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपके सम्मुख, अगला प्रश्न है आपके सम्मुख। जल्दी से आप इसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखें,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस, कौन सी गैस? एलपीजी गैस का मुख्य घटक आपसे पूछा जा रहा है। एल पी जी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलेंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लगभग सभी बच्चों का उत्तर, पुष्पेंद्र सिंह का बी, दिनेश कुमार का बी, पुष्पेंद्र सिंह का बी, वंदना मौर्य का बी, दिनेश का बी, कोमल सोनी का ई का लिखी है पी एंड बी, बी, और बी दिनेश का, आकांक्षा का बी, दिनेश का बी, सत्यपाल का बी। लगभग आप सभी लोग आंसर बी कर रहे हैं। लगभग आप सभी बच्चे आंसर बी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन दो ऐसी गैसें होती हैं, प्रोटेन और ब्यूटेन दो ऐसी गैसें होती हैं जो एलपीजी में होता है, जिसे हम रसोई गैस कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रसोई गैस बोलते हैं। इसी का इस्तेमाल हम अपने साधनों में करते हैं। ठीक है, इसी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? अपने साधन में, यातायात के साधनों में करते हैं। ठीक ना? साधन कैसे साधनों में करेंगे? यातायात के साधनों में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे? यातायात के साधन में करते हैं। ठीक ना? जैसे आजकल तो कभी कभी देखेंगे सीएनजी का इस्तेमाल होता है यातायात के साधनों के रूप में, लेकिन कभी कभी एलपीजी का भी यूज लोग कर लेते हैं कभी कभी। ठीक ना? बहुत बड़ी मात्रा में इसका जो सबसे अच्छा है कि ये रसोई गैस के रूप में यूज होता है। ये रसोई गैस के रूप में यूज होता है, ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। दूसरी बात देखेंगे, जो रसोई गैस होती है या जो एलपीजी है, एलपीजी कोई बताएगा? हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। वरुण ने कहा है फुल फॉर्म इसका। तो याद रखना, कभी कभी इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एक बात एक बात बताना कि इसमें गंध किस गैस के कारण आती है? गंध देने वाली गैस कौन कौन सी है? कौन सी गैस है? एक गैस है जिसे हम कहते हैं मरकैप्टन, मरकैप्टन गैस है। संभवतः यही गैस मरकैप्टन नाम की गैस जो है, ये क्या बोला? इथेना गैस, मार्श गैस, हाँ, मरकैप्टन गैस ही इसमें गंध का कार्य करती है। एलपीजी के लिए गंध का कार्य करती कौन सी गैस? मरकैप्टन गैस। ठीक हो गई? तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न क्या है बच्चा? कांसा एक मिश्र धातु है। वरुण ने उत्तर किया है। ठीक है। कोमल मरकैप्टन, टाइप मिस्टेक, हाँ थोड़ी सी गलत हो गई है कभी कभी। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा के बारे में आपसे पूछा गया कि कांसा एक मिश्र धातु है। अब आगे वाला आप ऑप्शन पढ़ करके उत्तर करने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है आपसे? पहला आपसे पूछा गया कॉपर और जिंक का। दूसरा पूछ लिया गया है कॉपर, जिंक और टिन का। तीसरा कह दिया गया है कॉपर और टिन का। चौथा कह दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? आप सभी बच्चा लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी बच्चा पार्टी आंसर करेगा भैया। पुष्पेंद्र का बी आ गया, बी 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 आ गया। प्रतिभा का बी आ गया। पुष्पेंद्र, वरुण का बी आ गया। जल्दी जल्दी ठोको यार। अब ठोको का मतलब तोड़ ताड़ मत देना, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। जिसका भी उत्तर देखिए, जितेंद्र सरोज का उत्तर सी आया है, आकांक्षा श्रीवास्तव का सी आया है, कोमल ने भी सी आंसर किया है, दिनेश ने भी सी आंसर किया है, वरुण और कोमल, जितेंद्र, सभी, सत्यपाल, लगभग सभी बच्चे का उत्तर आया है सी, माने कॉपर और टिन मिला करके क्या बनता है? कांसा बनता है। क्या बनता है? कॉपर और टिन मिला करके कांसा बनता है।
और जिसका अनुपात होता है 9:1, ठीक है। तांबा या इसी को कॉपर, कॉपर को तांबा भी कह सकते हैं क्या यार, कभी कभी इसी को तांबा आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तांबा और टिन मिलाकर के जिसमें अनुपात 9:1 होता है और एक नई धातु बनाई जाती है जिसे कांसा बोला जाता है। और इसको तो आपको जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो आपको कहता हूं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं या कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, इस बात को भी याद रखेंगे भाई। चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली। किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली। चाइना याद रखना भाई, चाइना के वुहान से कोरोना आया था, चाइना के वुहान से कोरोना आया था, ध्यान रखना। चाइना के वुहान से कोरोना आया था, समझ। कोमल सोनी अभी आपकी ही, हाँ अच्छा, पिताजी पीतल तावा जस्ता वरुण ट्रिक बता रहे हैं, और ये वरुण ट्रिक बताए ताटिका, और फिर लिखे हैं पिताजी, माने पीतल तांबा जस्ता। बढ़िया है यार, बढ़िया है। इंग्लिश में भी क्यों टाइप करें, क्यों नहीं टाइप किए। देखो यार भाई, बहुत काम होता है ना, बहुत काम होता है। बाइलिंगुअल टाइप करने के लिए अभी हमारे पास, आप समझ रहे हैं ना, चीजें आपको एकदम फ्री में दी जा रही हैं, इसलिए टाइपिस्ट का प्रबंध ठीक से हो नहीं पा रहा है। हर आदमी हमारी आपकी तरह प्रेमी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एसबीआई है। पहला ऑप्शन क्या है, एसबीआई है। दूसरा है आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई है। तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी है। और चौथा ऑप्शन है पीएनबी। चौथा ऑप्शन क्या है, पीएनबी है। तो जरा सा ध्यान से बात समझ लेना कि किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चाइना में अपना शाखा खोला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एसबीआई, माने पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है भैया। एसबीआई, वेरी गुड, सभी का उत्तर लगभग ठीक आया है। इस प्रश्न के लिए सभी का उत्तर लगभग सही आया है। चलो, लगभग सही सभी का उत्तर आया था इसमें। चले अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे भाई। देखेंगे प्रश्न ये आपके सामने रहा डीजी बोर्ड पर, शीघ्रता से आप इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चले भाई, बताने का प्रयास करेंगे क्या है इस प्रश्न का उत्तर, क्या है इस प्रश्न का उत्तर, क्या है बताएं। वस्तु एवं सेवा कर, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का क्या है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी दिया गया है प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन सी राज्य कर है, या फिर ऑप्शन डी सेवा कर है। 4 ऑप्शन आपके पास है बच्चा। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे है, ध्यान देना। ऑप्शन ए यहाँ पर है, ऑप्शन बी यहाँ पर है, ऑप्शन सी यहाँ पर है, ऑप्शन डी यहाँ पर है। 4 ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया है। 4 ऑप्शन को हमने, अंशिका सिंह का उत्तर आया ए, अंशिका सिंह का उत्तर आया ए। ध्यान देना सभी बच्चों, इंडिविजुअल जीएस की है, जितना आप गलत क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे आपके सही होंगे। इंडिविजुअल जीएस 1 मई से इस क्लास की शुरुआत हो रही है, दोपहर में 12:30 बजे से। 1 मई में इस क्लास की शुरुआत हो रही है दोपहर 12:30 बजे से। जो भी बच्चा चाहे इसमें फ्री में एनरोलमेंट हो सकता है, केवल और केवल 99 रुपया सब्सक्रिप्शन चार्ज दे करके, केवल और केवल 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज दे करके वो कर सकता है। तो कैसा करे, सभी बच्चे का उत्तर लगभग ए आ रहा है। जितेंद्र, कोमल, रीना, जितेंद्र, पुष्पेंद्र,
सभी का उत्तर लगभग, प्रतिभा पटेल का उत्तर लगभग ए आया, सभी बच्चों का उत्तर ए है। इसलिए मैं भी आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता बच्चा पार्टी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, पहला वाला सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस बात को आप ध्यान देंगे। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ए है। चलो अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। चलो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, देखेंगे ध्यान से। कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेल नहीं वाला ऑप्शन चेक करना है। कौन सुमेल नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है भैया। कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर करें। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर करेंगे आप। कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करें। जिद्दी ब्राह्मण। अच्छा, जिद्दी ब्राह्मण, जय हिंद बाबू। राज मौर्य डेमो क्लास कितना देखे होगा? कितना? राज मौर्य बाबू डेमो क्लास 6 क्लासेस आपको मिलेंगी। इंडिविजुअल जीएस की, इंडिविजुअल जीएस की क्लास आपकी 6 डेज की होगी। कम से कम 6 दिन का आपको डेमो दिया जाएगा। मतलब सभी सब्जेक्ट का 1-2 क्लास का डेमो दिया जाएगा। ठीक है, सभी क्लासों के 1-2 डेमो आपको मिलेंगे। उसके बाद ये क्लासेस ऐप पे चलेंगी। ठीक है, क्योंकि इसको ऐप पे देखो, मैं व्हाट्सएप मैं फेस इस पे फ्री कर देता आपको, यूट्यूब पर ही फ्री कर देता, लेकिन यूट्यूब पे फ्री करने का मतलब बहुत सारे कचड़े आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे आ जाएंगे पढ़ने जिनका कोई सरोकार नहीं है, जो ठीक से मेहनत नहीं करेंगे। मुझे जानते हो कितना, मिनिमम केवल मुझे 50 बच्चों की रिक्वायर है, केवल 50 बच्चे। और इसकी एक शर्त एंड टर्म एंड कंडीशन भी होगी, इसमें लिमिटेड बच्चों को रखूंगा और उनको जी जान से पढ़ा करके एक इस स्तर को प्रदान करूंगा ताकि उनका जीएस का जो डर है, जीएस को लेकर के, वो चाहे आरओ हो, समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस हो, धुआंधार तरीके से उसके प्रश्न को ये लोग बच्चे कर पाएंगे। बस इतनी सी जिद है मेरी कि जो भी इंडिविजुअल जीएस में 50 बच्चों को मैं एनरोल करूंगा, इन 50 बच्चों को, 50 से लेकर के 100 बच्चों का टारगेट है हम लोगों का कि 100 बच्चे मैक्सिमम लिए जाएंगे इस बैच में। ठीक है, 100 बच्चे मैक्सिमम इस बैच में रहेंगे, जिनके लिए हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आप चाहें तो इसका डेमो ले लेंगे और इसके बाद फिर ये क्लासेस ऐप पे चलेंगी। आपको सूचना दी जाएगी, पहले आप बिना किसी चिंता फिकर के आप क्या करो, डेमो लेने का प्रयास करना। बिना किसी चिंता फिकर के आप सभी बच्चा लोग डेमो लेने का प्रयास करना। बाकी चीजें तो पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आएंगी। ऐसे तो कितना भी बढ़िया हो, जब तक आप चख करके नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं है। ठीक ना, जब तक आप चख करके नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं। क्या लग रहा है कि अनुच्छेद 14, चलो क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या अनुच्छेद 14 सुमेलित है? क्या 40 सुमेलित है? क्या 42 सुमेलित है? क्या 45 सुमेलित है? बताएंगे कौन सा इसमें सही है? सभी भाई बताएंगे इसमें कौन सा उत्तर सही है, कौन सा सही नहीं है। आपको एक छाट लेना, बाकी 3 सही है इसमें से। इनमें 3 सही है, कोई एक गलत है, यही आपको बताना कि इसमें से गलत कौन सा है। इसमें से गलत कौन सा है? उत्तर नहीं कर रहे आप क्या? आप लोग उत्तर नहीं कर रहे भैया, फिर से जरा सा मैं देख तो लूं। 10-22 पे धीरज कुमार का, कोमल सोनी का, पुष्पेंद्र का, अंशिका सिंह, राज मौर्य, वंदना, प्रतिभा, जितेंद्र सरोज। जितेंद्र सरोज कह रहे हैं पहला मेरा एडमिशन होगा। पहला एडमिशन हमने बुक कर लिया,
बहुत पहले बच्चा करवा लिया, लेकिन ठीक है, आपका पहला एडमिशन हो जाएगा। जितेंद्र, लगभग सभी बच्चा लोग, जिद्दी ब्राह्मण का भी उत्तर आ रहा है ए। उज्जवल सिंह का उत्तर ये आर्टिकल 14। अच्छा ये बताओ कितनी बार मैं आपको आर्टिकल 14 के बारे में चर्चा किया हूं, कितनी बार? बहुत बार आपको आर्टिकल 14 के बारे में बताया हूं कि विधि के समक्ष समानता, क्या बोला हूं? विधि के समक्ष समानता बोला गया है ना, किसमें? आर्टिकल 14 में। क्या है? आर्टिकल 14 में है विधि के समान या विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता की बात करता है, माने कानून के नजर में सभी लोग बराबर रहेंगे। कानून के नजर में ए बॉय इज अंकित, ए बॉय इज अंकित का उत्तर आया ए, माने आपका नाम है ए बॉय इज अंकित, अंकित एक बॉय है, ठीक है। आर्टिकल 14 का संबंध किससे है? तो विधि के समक्ष समानता से है। तो ये वाला उत्तर आपका गलत था, अर्थात आपका सुमेलित नहीं है, उत्तर के रूप में यही पसंद करना था, क्षमा चाहते हैं। दूसरी बात देखेंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का संबंध 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों के गठन से, 42 है प्रसूति सहायता से, और 45 है बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। बालक का मतलब आप ध्यान देना कि जब कभी आपसे बालक पूछा जाए, जब कभी आपको बालक कहा जाए, तो बालक में गर्ल और बॉय दोनों आते हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों आते हैं। जिद्दी ब्राह्मण कह रहे सर आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा हम लोग स्टूडियो ठीक ठाक से सेट किए थे, इसलिए मैं पूछ लिया था, बाकी कोई अटेंशन नहीं है। थैंक यू, लेकिन थैंक यू। चले भाई, तो इसका उत्तर आप समझ गए हैं कि 40 में क्या है? ग्राम पंचायत है, 42 में क्या है? प्रसूति सहायता है, और 45 में क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अच्छा एक चीज देखना कि यह फंडामेंटल राइट का भाग है, माने आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट की बात करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करता है आर्टिकल 14। कैसी बात करेगा? फंडामेंटल राइट की बात करेगा, फंडामेंटल राइट की बात करेगा। क्या ये 14 है? अच्छा ये बताओ 40, 42 और 45 किस भाग का है? 40, 42 ये बता दो कि 40, 42 और 45 ये संविधान के किस भाग से, किस चैप्टर से संबंधित है? संविधान के किस चैप्टर से संबंधित है बताने का प्रयास करेंगे। डीपीएसपी किससे है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित हैं। आरती केशरवानी, गुड मॉर्निंग बच्ची, देर से आए दुरुस्त आए। सर आप हिस्ट्री की क्लास नहीं चलाएंगे क्या? हाँ हिस्ट्री चलेगी बाबू, इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास तो बताया हूं, कई बार तो बताया हूं आपको। इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास आपसे कई दफा मैं चर्चा कर चुका हूं। इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास तो कई बार आपसे बताई गई है, फिर से सुन लो अगर जानना ही चाह रहे हैं तो। इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास आपको मिल जाएगी, 1 मई से ही मिलेगी। इसकी भी शुरुआत 1 मई से है, लेकिन ये मॉर्निंग 7 AM से है, 7 बजे से है, और लगभग इसका लेवल होगा पीसीएस का लेवल होगा, इसका लेवल होगा टीजीटी और पीजीटी का लेवल होगा। जो भी विद्यार्थी या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जैसे आपके दीदी हैं, भैया हैं, या भाभी हैं, या और कोई है, आप हैं, कोई नायक नायिका है, जो भी आपके संपर्क में हो, अगर वो पीसीएस प्रीलिम्स लेवल का जीएस पढ़ना चाहता है, तब भी वो इंडिविजुअल जीएस की बैच ज्वाइन करेगा, और उसके बाद वो हिस्ट्री की क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ हिस्ट्री की क्लास की फीस इंडिविजुअल होगी, कम से कम 4 से 6 महीने की क्लास होगी, और इस क्लास में आपको 3 बार में पैसे देने हैं, 1 बार में नहीं। इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास में आपको पैसे 3 बार में जमा करने हैं। ये
क्राइसिस को देखते हुए आपके लिए एक बेहतर मुद्दा हमने शुरू किया है, एक बेहतर काम बच्चा आप लोगों के लिए शुरू किया गया है कि इंडिविजुअल हिस्ट्री की जो फीस होगी आपको ये 500 रुपया करके 3 टाइम देना पड़ेगा। एक बार जब आप एंशिएंट पढ़ेंगे, एक बार जब आप मेडुअल पढ़ेंगे, एक बार जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे। तो बताओ 5 महीना में 1500 रुपया देना बहुत कठिन है क्या? जबकि डीप में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा। एक बार आप ध्यान से समझ लेना बात को, एक बार देख लेना, केवल आप डेमो लेना बस, ठीक ना? डेमो की क्लास लेना। अगर तुम्हें ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा नहीं दिया तो फिर मेरी ये बातचीत करना सब बेकार वाला। इंडिविजुअल जीएस का केवल 99, कितनी बार मैं आप सभी को बताऊं इस बात को, कितनी बार आप सबको मैं बता दूं कि इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास जो है वो 500 रुपया गुणे 3, ठीक ना? 500 रुपया 3 बार आपको देना है। जो बच्चा इंडिविजुअल जीएस पढ़ना चाह रहा है ये केवल 99 रुपया के सब्सक्रिप्शन चार्ज पर केवल हाँ, वीडियो देना है तो वीडियो के लिए तो जीएस का बैच ज्वाइन कर लो, रामबाड़ है। धीरज कुमार जीएस का बैच ज्वाइन कर लो, रामबाड़ है। इंडिविजुअल जीएस केवल और केवल 99 रुपए का आप सब्सक्रिप्शन कराते हैं, बस केवल 99 रुपए के ऐप का सब्सक्रिप्शन चार्ज, वो भी मेरा भी नहीं है, जिस ऐप पे आपको पढ़ाया जाएगा वो ऐप का सब्सक्रिप्शन चार्ज है। आरती केशरवानी सर बहुत ज्यादा फीस है, किसकी? हिस्ट्री की। जब आप देखेंगे हिस्ट्री को, पढ़ेंगे ना हिस्ट्री को, तो आप मेंस लेवल का इतिहास पाएंगे, पीसीएस मेंस लेवल का। यही लोग 20,000, 25,000, 50,000 तक बेच रहे, बड़े बड़े कोचिंग वाले। आप पहले डेमो कर लो, पहले डेमो कर लो। जितेंद्र कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फीस है, तो ज्यादा फीस आपको किस सब्जेक्ट की लग रही है? किस सब्जेक्ट की फीस आपको ज्यादा लग रही भैया? पहले इसी पे डिस्कस कर लो। सर बहुत ज्यादा फीस है जितेंद्र। और ये बताओ, अगर आपको फ्री में भी मिलेगी ना तब भी आप ठीक से नहीं पढ़ोगे। इतना फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं, कितने लोग हैं? 23 लोग भी लाइव हुए हैं, 23 लोग लाइव हैं फ्री में। मैं आपको नहीं लगता कि मैं मेहनत कर रहा हूं, आपका लेवल सुधर नहीं रहा है जीएस का, तो भी आप 23 लोग हैं। और इससे ज्यादा तो मैं पैसे लेके पढ़ाता था। सर फीस ठीक है, उज्जवल सिंह कहना ठीक है। आप एक बार मटेरियल तो देख लो, एक बार आप मेहनत देख लो, आप एक बार लेवल देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर आप कहेंगे तो उसके बाद फीस पर डिस्कस हो जाएगी, पहले आप डेमो की क्लास देख लो। पहले आप लोग डेमो की क्लास देख लो, और डेमो देखने के बाद और यूट्यूब पे टहल लेना। जितने लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं उनका वीडियो देख लेना एक बार, और मेरा देख लेना। आरती कह रही सर मेरी शादी है, मैं इसलिए कह रही। तो शादी है तो मुंह दिखाई तो मिलेगी ना, उसी मुंह दिखाई से थोड़ा सा अपने कैरियर में दान दे देना। आप बच्चों समझ लो कि यार इतना ज्यादा हम लोगों का एक्सपेंसेस है, इतना ज्यादा एक्सपेंसेस है, लाखों रुपए लगा करके आपके लिए स्टूडियो बनाया गया है। अगर आप अपना एक सहयोग नहीं देंगे शिक्षा को लेकर के, आप कोल्ड ड्रिंक पी लोगे महीने में 100 रुपए का, आप कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए का पी लेते हो, आप फास्ट फूड खा लेते हो, आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो, महीने में 100 रुपए 500 रुपए के आपके पर्सनल खर्च नहीं है। 500 रुपए आपके महीने के पर्सनल मिनिमम खर्च हैं, जिसका आप चाउमीन, फुल्की और ये ऐसी चीजें खाते जो आपको नुकसान करती है। आदमी आपको अगर आपके कैरियर बनाने के लिए, आपको कैरियर बनाने के लिए अगर आपसे थोड़ा सा हेल्प लिया जा रहा है तो आपको लग रहा कि पैसे ज्यादा हैं, ठीक है, आपको लग रहा कि पैसे ज्यादा हैं। आप एक बात देख लो, 5 महीने यार क्यों मैं उठ करके आऊंगा तुम्हें पढ़ाने? 5 महीने सुबह 7 बजे उठ करके आपको मेहनत से पढ़ाना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना, गले में दर्द हो जाता है, पैर दुखने लगता है, 7-7 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाना होता है यहाँ पे खड़े होकर के। जब आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? जब आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी?
बिजली का बिल कम से कम यहाँ पे 7,000 महीने का बिजली का बिल आता है। जो लाइटें इतनी लगी हुई जिससे आपको बेहतर दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे खर्चेज हैं बाबू, सब के सब एक्सपेंसेस हैं। फ्री में आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। 99 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। और 1499 इंडिविजुअल हिस्ट्री के लिए। पहले आप लोग डेमो देखो, अब इस पे डिस्कस मत करो, पहले डेमो देख लो। सर आप तो मोटिवेट कर दिए। नहीं मोटिवेट नहीं, सही बोल रहा हूं भाई। आप ये बताओ 500 रुपए आप खर्च नहीं करते महीने में? अगर आप तीसरे हफ्ता में अगर 3 दिन भी आप केवल चाउमीन या बर्गर या ये खा रहे हैं, तब भी आप 100 रुपया महीना खर्च कर रहे हैं। तो 100 रुपया आप अपने पढ़ाई के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, करना चाहिए। फ्री का जहर भी नुकसान करता है, फ्री का जहर भी नुकसान करता है, आदमी मन से पीता नहीं है, ठीक ना? अगर कोई आदमी फ्री का जहर दे दे तो पी के मरोगे नहीं तुम। मोहब्बत क्या है? जहर ही तो है। मोहब्बत में दगाबाजी क्या है? जहर है कि नहीं जहर है? जहरिया जुदाई के पियब कैसे, क्या है? जुदाई जहर है कि नहीं जहर है? लेकिन कोई मरता है जहर पी करके जुदाई वाला? अरे आज तुम गए, कल को दूसरा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं यार, बहुत तुम लोग बदमाशी करते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये देखना है, अगला प्रश्न है ये आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर, अगला प्रश्न है आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड पर, और इसको आप लोग देख करके आंसर करें। क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेल नहीं है, इसको पकड़ना है। जो सुमेल नहीं है उसी को पकड़ लेना है, जो सुमेल नहीं है उसी को पकड़ लेना है। क्या धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है? क्या धारा 304 गैर इरादतन हत्या का प्रयास करता है? या धारा 376 बलात्कार के लिए दंड देने का प्रावधान करता है? या धारा 379 दादागिरी के लिए दंड देने का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन है बाबू। धीरज ने कहा सर जी। आरती केशरवानी यस। सभी बच्चे का उत्तर क्या आ गया? सभी बच्चे का उत्तर लगभग किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। वंदना मौर्य का बी है, और उज्जवल, जिद्दी ब्राह्मण, जितेंद्र सरोज, प्रतिभा पटेल और अंकित, आरती, सभी का उत्तर डी आया है। ठीक है, सभी का उत्तर कितना आया भैया? डी आया है। अच्छा ये बता दो कि बेटा ये जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन दादागिरी के लिए अब काम नहीं करता, बल्कि ये क्या करेगा, जब आप चोरी करते हो ना, तो चोरी करते समय चोरी के लिए दंड, आप कह सकते हैं कि चोरी के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये क्या करता है? ये चोरी के लिए दंड का प्रावधान करता है। कैसे? चोरी के लिए दंड का प्रावधान करता है, इस बात को याद रखना, दादागिरी के लिए नहीं। दादागिरी के लिए नहीं माने चौथा ऑप्शन। बाकी को धारा 302 क्या कहता? हत्या के लिए दंड दिया जाएगा। अगर आप किसी को आपने गोली मार दिया, मान लो अगर बेवफा हो गई, अगर मान लो बेवफाई हो गई, तो आप क्या कहेंगे कि जह दिन आई बारात डोली में गोली मार दे। जह दिन आई बारात डोली में गोली मार दे। तो डोली में ये बताओ गोली कैसे मारता आदमी? डोली में गोली कैसे मारता है? क्या है? जितना भी फोटो रखेगा वो सारे के सारे रखा फोटो और चिट्ठी फाड़ दे। जितना भी फोटो रखा हूं और जितना भी चिट्ठी रखा हूं सब फाड़ दे, और जिस दिन आई बारात डोली में गोली मार दे। तो कौन सा मुकदमा लग जाएगा? 302 का मुजरिम बन जाएगा वो, हत्या कर दिया है। ठीक है,
हत्या कर दिया है, डोली में गोली मार दे। अच्छा ये बताओ, डोली में गोली मार दे तो धारा 302 कितना हो जाएगा? धारा 302। और ये कह रहा है, धीरज कह रहा है तोप से मारेंगे। नहीं, तोप से मत मारो, केवल बस गोली मारो। सुनो दूसरा क्या कह रहा है कि 304 धारा गैर इरादतन हत्या की बात कर रहा है। अच्छा ये बता दो कि जब तुम अपने महबूबा के विवाह में गोली लेकर के गए हो, ठीक है, तो गोलियां किसको मारने गए? दुल्हवा को ना केवल। क्या कहते, जिस दिन आई बारात डोली में गोली मार दे। तो डोली में किसको मारेगा? डोली में तो दुल्हन को मारेगा ना। क्या कह रहा, जिस दिन आई बारात डोली में गोली मार दे। तो जैसे डोलिया में गोली मारेगा, जैसे डोली में गोली मारेगा, दुल्हन तो मर जाएगी। सपोज कर लो कि उसी डोली में अगर दूल्हा भी बैठा है, अगर दूल्हा भी बैठा है और एक गोली दूल्हे को भी लग गई उस अंधाधुंध फायरिंग में, तो अब बता दो इस बच्चा के ऊपर कौन सा मुकदमा, दूसरी धारा क्या लगेगी? दूसरी धारा लगेगी धारा 4। क्यों? क्योंकि हत्या तो इसने किया था किसका? हत्या तो इसने किया था किसका? हत्या इसने किया था 302 के तहत। तो जब दुल्हन को गोली मारा, जब डोली में उतर करके इसने दुल्हन को गोली मार दिया, जब इसने दुल्हन को गोली मार दिया, तब क्या कर दिया उसने? हत्या, और मुकदमा लग गया किसका? धारा 302 का। ठीक है, मुकदमा लग गया क्या? धारा 302 का। और जब अंधाधुंध फायरिंग में उसने फायरिंग करी, और धारा 304 लग गया गैर इरादतन हत्या का। किसका? गैर इरादतन हत्या लग गया। चूंकि दूल्हे को तो मारने के लिए नहीं कहा था, इसने बस इतना वादा कर दिया था कि जिस दिन आई बारात डोली में गोली मार दे, जिस दिन आई बारात डोली में गोली मार दे, तो किसको मारेगा? केवल दुल्हनिया को वादा किया था, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड को वादा किया था। लेकिन गैर इरादतन इसने क्या किया? गैर इरादतन इसने दूल्हा को भी गोली मार दी। तो गैर इरादतन हत्या 302, गैर इरादतन हत्या 304। ठीक है, अब 304 हो गया भैया। और 376 क्या है? ये 376 बलात्कार से संबंधित है। 376 कैसे है? तो रेप के मामले में 376 को लिया जाता है। ठीक है, 376 और 379 चोरी के लिए दंड देने का प्रावधान करता है। उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से ये पूरा का पूरा मामला समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, पर्सनल मत होइए मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था भाई, ये एग्जाम्पल था। चलो आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है कौन, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कौन कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्या बोला? कौन सुमेलित नहीं है? जारवा लक्षद्वीप, कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। बच्चा पार्टी एक तरफ लिखा है जनजातियों का नाम और दूसरी तरफ लिखा है कोई कौन सी जनजाति कहां पे पाई जा रही है। कौन सी जनजाति कहां पर पाई जा रही है, इसको पूछा जा रहा है। आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करो आप सभी लोग, फटाफट आंसर करो। क्या लग रहा? फटाफट आंसर करो आप सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। क्या उत्तर दे दिया भैया? क्या उत्तर आ रहा आप सभी का? आप सभी बच्चा पार्टी का उत्तर क्या आ रहा है?
जारवा जनजाति अंडमान निकोबार की है टोनी स्टार्क। जितेंद्र सरोज का उत्तर आया ए, अमरदीप का आ गया ए, लगभग सभी बच्चों का उत्तर आया है ए। तो आपके ए के साथ मैं भी मिला ले रहा हूं ए। ये लक्षद्वीप की जनजाति नहीं है भैया, लक्षद्वीप की जनजाति नहीं है। तो कहां की है? अंडमान निकोबार की जनजाति है। कहां की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इस बात को याद रखना, इसके सामने लिख लो केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पे? जारवा जनजाति है। कुकी जनजाति कहां पे है? मणिपुर में है। थारू जनजाति कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। गोंड जनजाति कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। जारवा कहां पे? अंडमान निकोबार। कुकी कहां पे? मणिपुर। थारू कहां पे? उत्तर प्रदेश। गोंड कहां पे? मध्य प्रदेश, ठीक है। गोंड कहां पे है? मध्य प्रदेश। सुशील सर का टाइम हो गया। हाँ बस सर आ ही रहे, बस सर आ ही रहे बच्चा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्थित है? सुनामी आएगी तो उसकी वार्निंग देगा कोई, वो कहां पे स्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्थित है भाई? इस प्रश्न का उत्तर करें आप सभी लोग। सुनामी वार्निंग कहां पे है? हैदराबाद बोल रहे टोनी स्टार्क। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या हैदराबाद, कौन सा उत्तर सही होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा बच्चा पार्टी ए वाला, अर्थात हैदराबाद में है। सुनामी वार्निंग सेंटर क्या है? हैदराबाद में है। और सुनामी आपको बताया गया था कि यह जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? तो जापानी शब्द है, और इसका मतलब होता है कि बंदरगाहों पर आने वाली लहरें, कहां पे? बंदरगाहों पर आने वाली लहरें, बंदरगाहों पर आने वाली समुद्री लहरें। कैसी लहरें? बंदरगाहों पर आने वाली समुद्री लहरें, ठीक है भैया। बंदरगाहों पर आने वाली समुद्री लहरें। बॉस इज मोस्टली राइट। ऐसा क्यों बोला? हाँ चले भैया, उत्तर सही हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मुंबई है, नई दिल्ली है, वाराणसी है या फिर लखनऊ है? कहां पे है भाई? उत्तर करने का प्रयास करें आप सभी बच्चा लोग, उत्तर करने का प्रयास करेंगे। कहां पर है? उत्तर करने का प्रयास करेंगे, उत्तर करने का आप लोग प्रयास करें क्या कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी कहां पे? वाराणसी। शीघ्रता से प्रयास करेंगे भैया। अंकित का उत्तर आया लखनऊ, और पुष्पेंद्र का लखनऊ, प्रतिभा का लखनऊ। लगभग सभी बच्चा लोग सी आ रहे हैं। ये बताया हूं, ये आपको बताया हूं कि लखनऊ में है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात कर ले, केंद्रीय औषधि की बात कर ले, और अगर विश्व संस्थान की भी बात कर ले तब भी वो कहां पे है? लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भैया जल्दी से हमको बता दो कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मण साहित्य नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन साहित्य नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध ग्रंथ बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए चौथा ऑप्शन पूरा सही आंसर है, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। कौन है भैया? विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और इसी में इन्होंने चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का यूज किया है। किस शब्द का यूज किया? वृषल, जिसका मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति। निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है? निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। वृषल शब्द का मतलब होता है, अच्छा कभी कभी इसी को शूद्र भी कह दिया गया है, इसी का एक सेंस लिया जाता है शूद्र। तो कभी आपसे अगर पूछ ले कि शूद्र कहां पे कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ठीक है, शूद्र कहां पे बोला गया है? मुद्रा राक्षस में बोला गया है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ले लो भाई। तो अगला प्रश्न हो गया खत्म। ठीक है, बस इतना ही था। एक सूचना मैं आपको लगे हाथ दे दूं, 2 बैचेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। एक बैच है इंडिविजुअल जीएस का, 2 बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो रही हैं। एक बैच आपके लिए इंडिविजुअल जीएस का बैच शुरू हो रहा है, और दूसरा बैच आपके लिए शुरू हो रहा है इंडिविजुअल हिस्ट्री का। दूसरा बैच क्या होगा? इंडिविजुअल हिस्ट्री का होगा। और जो हिस्ट्री होगी ये पीजीटी और पीसीएस लेवल का पढ़ाया जाएगा। पीजीटी और पीसीएस लेवल का पढ़ाया जाएगा। पहले आप लोग डेमो ले लीजिए, तब उसके बाद बात को शेयर करना। इंडिविजुअल जीएस आप किसी भी एक दिवसीय चाहे समीक्षा अधिकारी तक का प्रयास कर रहे हैं, तो लगभग पीसीएस प्रीलिम्स तक का, इसमें लगभग प्रीलिम्स तक का चीजें कवर किया जाएगा। और ये दोनों के दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 मई से। दोनों के दोनों बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं? 1 मई से शुरू हो रहे हैं। और इस बैच की जो इंडिविजुअल जीएस की फीस है, ये केवल और केवल 99 रुपया के सब्सक्रिप्शन चार्ज पर है, 99 रुपया के रजिस्ट्रेशन चार्ज पर है। और वो भी सिर्फ आपके लिए, आपको हम पढ़ा पाए, हम बिजली का बिल दे पाए, हम बोर्ड का जो भी कुछ यहाँ पे चीजें लगा हुआ है, जितने संसाधन आपके लिए यूज किए जा रहे हैं, कैमरा है, बोर्ड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितनी भी चीजें, उसका केवल और केवल सब्सक्रिप्शन चार्ज आपसे लिया जाएगा। शायद 2 दिन हिंदी नहीं चलेगी। धीरज कुमार, ठीक हो गई भैया? कि जीएस इंडिविजुअल जीएस की क्लास आपको 99 रुपया के केवल सब्सक्रिप्शन चार्ज पर मिलेगा। केवल आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, कोई फीस नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 99 रुपया कोई फीस नहीं हो सकती भैया, ये केवल और केवल सब्सक्रिप्शन चार्ज है। इतने में आपको शुरू हो जाएगी। 1 मई से शुरू है क्लास। डेमो के लिए जरूर आइएगा। आप सभी का धन्यवाद। अब कल बताएंगे।